नमस्कार। आज हम ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो न केवल दार्जिलिंग बल्कि कोलकाता और दिल्ली में भी लंबे समय से लगातार पत्रकारिता करते आए हैं। त्रिपक्षीय वार्ता की बात हो एवं उस दौरान क्या हो सकता है, अपनी आंखों से पूरे घटनाक्रम को लगातार बारीकी से देखने वाले डीएस टीवी के प्रधान संपादक मिलन बहादुर छेत्री आज हमारे साथ मौजूद है। मिलन बहादुर छेत्री जी, आपका स्वागत है। दीपक जी, आपको नमस्कार। और आपका वीर गुरका टीवी का भी नमस्कार। और आपका दर्शकों को भी, समस्त दर्शकों को भी नमस्कार। दीपक जी बोलिए जी। जी सर, सबसे बड़ा जो अब की बार पहाड़ में मुद्दा है त्रिपक्षीय वार्ता, जो गृह मंत्रालय के द्वारा बुलाया जा रहा है। आपने दिल्ली में लगातार संसद को कवर किया है। आपने ही त्रिपक्षीय वार्ता की जो खबरें आई थी सबसे पहले आपने ब्रेक की है। कोलकाता में भी लगातार आप वहाँ के सचिवालय, वहाँ के विधानसभा को कवर करते रहे और दार्जिलिंग आपका कर्म क्षेत्र है। इन तीनों जगह को देख के आपको क्या लगता है कि आपका पहला रिएक्शन क्या है? त्रिपक्षीय वार्ता कैसी होने जा रही है और इससे क्या उम्मीद की जानी चाहिए? दीपक जी, फर्स्ट ऑफ बात जो है, आपने कहा, जो तीनों जगह का नाम मेंशन किया आपने, तीनों जगह अलग अलग क्षेत्र है। दार्जिलिंग का पत्रकारिता का एक अलग ढांचा की पत्रकारिता होते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का पत्रकारिता टोटली डिफरेंट है। वहां पे हम लोग जो पत्रकारिता करते हैं, उस पत्रकारिता को नजर रखना पड़ता है इसी आधार से, जो वहां से जो न्यूज बनते हैं, देश की चर्चित इशू को लेकर ही न्यूज बनते हैं। और हमारा कलकत्ता जो न्यूज बनते हैं, और हमारा तजुर्बा में जितना दिन काम किया, मैं कलकत्ता असेंबली में किया और कलकत्ता राइटर्स बिल्डिंग जब था, अभी तो नवान्न हो गया, उस वक्त जब हम लोग करते थे तो बंगाल केंद्रित हो जाते हैं। तो अभी आपने सवाल रखा है, जो आने वाला त्रिपक्षीय बैठक ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 दिन का महारत है। और 12 तारीख को शाम को बुलाया गया दिल्ली में, नॉर्थ ब्लॉक में। तो आखिर ये जो वार्ता है ना, ये वार्ता लेके पहाड़ में बहुत हल्ला मचा रहा था कुछ दिन पहले भी। और लगातार कुछ ना कुछ इशू बनते रहा। ये बैठक लगे, मेरा कहना है बैठक होने जा रहा है, होने दीजिए। बैठक ना होने तक अभी तो कुछ भी मंतव्य करने निष्प्रयोजन है। क्योंकि अभी तक हम लोग जितना बैठक देखा, मेरा अपना तजुर्बा में है, मैंने देखा, विमल जी का टाइम से भी देखा मैंने, जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग होते थे, रोशन जी लोग जाते थे, यहाँ से बुद्धिजीवी लोग जाते थे, तो उस मीटिंग का कुछ भी मतलब इतना अच्छा जो फॉलो अप हुआ, व अच्छा कुछ अचीवमेंट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन देखिए, अचीवमेंट नहीं हुआ बोल के जो अचीवमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं। आदमी उम्मीद से बचते हैं, और उम्मीद आदमी को आगे बढ़ाने के सहारा देते हैं। तो उसी आधार से दीपक जी, आपको सोचना पड़ेगा, ये 12 तारीख का मीटिंग पहाड़ के लिए एक अहम भूमिका रखेंगे और अहम महत्व रखेंगे। जिस तरह इतना तो से बोल सकते हैं। सर, जिस तरह से सर दार्जिलिंग में वार्ता से पहले राजू बिस्ट जो सांसद है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका एन वक्त में आना क्या संकेत देता है? इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, इसका दो साइड हो सकता है, एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। जी। पॉजिटिव ऐसा है, जो वार्ता में उनकी, क्योंकि अभी पहाड़ में फेस्टिवल का मूड में चला गया, पूरा बंगाल अभी फेस्टिवल मूड में चला गया। लेकिन उत्तर भारत में जो दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल होते हैं, दशहरा उतना अहम बड़ा फेस्टिवल उन लोग नहीं मानते। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में जो दशहरा है, दुर्गा पूजा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मुख्य फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल के पहले 2-4 दिन पहले जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी उन लोग का अलायंस का, उनको बुला लेना दिल्ली में, इन लोग के भी यहाँ पे काम होता है, उस वो सोच समझ के राजू जी खुद आ गया होंगे साथ, उन लोग के साथ बातचीत करके कैसे आगे प्रोसेस करेंगे, कैसा बात रखेंगे, एक डिस्कशन मामला हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हो सकता है, ये हो गया पॉजिटिव साइड। और नेगेटिव साइड ये हो गया, जो देखिए, ये मीटिंग में कुछ भी ना भी हो सकता है। आप लोग नाराज मत बनिएगा, क्योंकि अभी दशहरा का टाइम में है, कि दशहरा का टाइम में मैक्सिमम प्रिंट मीडिया बंद रहेंगे, सचल रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। तो उस आधार से मतलब बंगाल सेगमेंट में हमारा, जो हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सोशल मीडिया, टोटल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर डिपेंडेंट रहेंगे कुछ 2-4 दिन के लिए। उसके बाद प्रिंट मीडिया का 3 दिन का मोहलत छुट्टी है। तो उस जगह पे क्या है ना, मीडिया को मतलब सामने में उन लोग को क्या कहना, अगर मीटिंग में कुछ पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव ही हो, मीटिंग आगे का कोई डेट आ जाए, तैयारी हो भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो उस सिलसिला में उन्हें कुछ बातचीत कर। लेकिन एक चीज मेरे लगता है, जो आज राजू भाई जी को जो ग्रैंड वेलकम जीएनएलएफ साथ बीजेपी का समर्थक हुआ, उनका अलायंस पार्टी का समर्थक ने किया। देखिए, आदमी को
पक्ष उम्मीद रखना बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन इतना उम्मीद ना करो जो उम्मीद से उसके ऊपर में ओजन बढ़ जाए, भार पड़ जाए, जो इसकी वजह से वो काम ही ना कर सके। लेकिन तो उनको थोड़ा फ्री जी, स्पेस देके जी, काम करने दो। मिलन जी आपको क्या लगता है कि जो पहाड़ में एक समय देखिए एक तरफ स्वागत हो रहा है, लगातार उनका संवर्धना यहाँ पे पहाड़ के जो राजनीतिक पार्टी है वो मिलके कर रहे हैं, और एक ऐसा भी धड़ा है जो लगातार विरोध कर रहा है। एक बीच में ये भी मुद्दा आया था कि छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन किस तरह से ये बुला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ा फेलियर है। इस पूरे घटनाक्रम को जो विपक्षी खेमा है, उनकी बातों को आप किस मद्देनजर देखते हैं और उनको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, हम आपको पहले बोला चला, उत्तर भारत में दशहरा का जो छुट्टी होते हैं ना, वो ठीक दशमी का दिन ही छुट्टी होते हैं। उससे पहले मोहल्लाई का दिन भी छुट्टी होते हैं, एक दिन पितृ तर्पण जो बोलते हैं, जी, जी। पिंडदान करते हैं, तो उस दिन छुट्टी होते हैं। तो 12 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी नहीं है। जी, तो जी। पहले बात तो ये है, जो हमारा किस आदर से आपने बोला, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बोल सकता है, उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, किसी ने अपना हाइलाइट्स दिलाने के लिए बोल सकता है कि पॉलिटिकल लीडर का और पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है उनका हाइलाइट्स दिलाना, क्योंकि वो जो मुद्दा से काम कर रहा है, किसी ने कर रहा है और किसी ने ना करके भी उन्हें मुद्दा को जिंदा रखते हैं। कैसे देखिए, अभी पहाड़ में कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दा लेकर, उन लोगों की भी भूमिका है, क्यों राजू जी को प्रेशर देने के लिए उन लोग की भी भूमिका, जितना भी अलायंस का है उतना भी भूमिका ऑपोजिशन का भी है, क्योंकि ऑपोजिशन जब ने ये अलायंस को प्रेशर दिया, तो अब अलायंस ने प्रेशर दिया होंगे राजू जी को, तो राजू जी इस दबाव में आके भी कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए सोचा। आखिर ये होना था सितंबर और अगस्त में होना था, लेकिन वो ना होते कुछ दिन लेट पीछे हो गया। लेकिन जो भी हो भलाई हो, हम सोचते हैं कि ये बढ़ता आगे और भी अच्छे से बढ़ते रहे, क्यों यहाँ का जो डिमांड है वो डिमांड लेकर कुछ काम करे। जी, लेकिन सर। मुझे जी, मुझे जी। ये लगता है, देखिए, हम देखते थे जो कुछ ऐसा बुद्धिजीवी हम लोग देखते हैं, जिन लोग 8-10 प्लस बुद्धिजीवी है, उन लोग राजनीतिक ओहदा में बैठे गया है, तो उन लोग की वजह से भी कहीं ना कहीं वार्ता को असफल या नजर आने के लिए व बीजेपी को डाउनफॉल करने के लिए बीजेपी के आदमी है, मुझे लगता है उन लोग बीजेपी को होके बीजेपी के नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रखा है, अभी का हाल सिचुएशन देख के। जिस तरह सर आपका निशाना है कि उत्तर बंगाल के लिए जो कहा गया कि वो पीपीए से उत्तर बंगाल राज्य, तो आपको लगता है कि अगर इस पूरे वार्ता में जो उत्तर बंगाल ही पीपीए से वाला मुद्दा जो है उसको साइड में रखना चाहिए, क्योंकि इस बार तो गोरखाओं की समस्या के ऊपर बात हो रही है, तो आपको लगता नहीं कि उत्तर बंगाल के विषय को पीपीए कहते वाला एक खेमा भी शामिल रहेगा, उनको इस अपने जो पुराना मुद्दा है कि पीपीए से उत्तर उत्तर बंगाल इस तरह के जो चीजें हुई थी उसको दरकिनार करके केवल एक जो नया पॉजिटिव वेव है उसमें काम करना चाहिए? क्या लगता है आपको? दीपक जी देखिए, मांग किसी ने कर ही सकता है, डिमांड रख ही सकता है, वो देना नहीं देना, उसको साकार करना व कामयाबी लेके आना केंद्र सरकार के हाथ में। यहाँ पे हम लोग जितना भी चिल्लाए व बात करें, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दिल्ली से मिलने वाला है और आइदर स्टेट से मिलने वाला है। स्टेट विद इन स्टेट में स्टेट ही दे सकता है और दिल्ली दे सकता है, लेकिन आखिर इस जगह पे किसी ने अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है तो अलग बात है, तो उसको हाईलाइट्स आने के लिए कर रहा है, तो ये पत्रकारिता नजरिया से हम देख रहा है। तो आप किसके बात कर रहा है वो अलग बात है। हम जो सीधा बोल दिया, जो कुछ बीजेपी में ही रह कर कुछ बुद्धिजीवी आदमी बिल्कुल है, सर, आप नाम कहने में संकोच कर रहे होंगे, जैसे नहीं नहीं, हम जोन संकोच बारला, नहीं कर रहा है, हम सीधा बोल दे रहा जैसे है। सर देखिए, जोन बारला आदमी है बोला और जी, बीपी बाजवा है, बीजेपी के ही है। एक एक समय मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी भी खबरें आई कि उत्तर बंगाल को काफी उन्होंने सपोर्ट किया। देखिए उनका क्या सोच करके उन्हें सपोर्ट किया, उनको आदमी बुद्धिजीवी बोलते होंगे, लेकिन देखिए बुद्धिजीवी तो बिल्कुल उन्हें है कि नहीं, उस पर भी मेरा कुछ संदेह है, क्योंकि उनका जो स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टैंड, आज ये है तो कालो है। उनकी बात की जो मतलब स्टेबल, मतलब एक नजरिया से एक किनारा पे रुकने के लिए वो नहीं प्रस्तुत रहे। काफी समय, काफी वक्त की पहल बदलते रहा उनको। लेकिन दीपक जी ये बात रहा, जो हम किसी व्यक्ति के ऊपर में अभी मेंशन ना करके फोकस करना चाहिए। 12 तारीख को जो मीटिंग है उस मीटिंग को फोकस कीजिए आप। तो मेरे ख्याल से आप पत्रकारिता पे आपका व्यूअर्स भी उस जगह पे सुनने के लिए आग्रहित होने
होते हैं, आपके लिए सुनने के लिए उन लोग तैयार है जो क्या बात हो रहा है आने वाला 12 तारीख के लिए। लेकिन किसी व्यक्ति और किसी राजनीतिक नेता लेकर अभी बात नहीं। अभी इस जगह पे राजू जी भी ने आज शायद दार्जिलिंग में कहा गया, जो कुछ बात कहा, उन्हें गोरखालैंड इशू लेकर जितना बार महाकाल बाबा के सामने में जाएंगे उतना बार ही बोलेंगे गोरखालैंड। लेकिन उनका कहना भी सही है कि राजनीतिक नेता को अपना अपना शायद कोई मजबूरी है बोल के उन लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग पत्रकार है, पत्रकार का काम है इसका निर्यास निकालना है, इसका से जो चीज है वो दर्शकों के समूह में लेके आना है। उनका सर अब मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन सर देखिए, जैसे आपने बात की महाकाल बाबा की, और काफी इस दौरान काफी ज्यादा विवाद की स्थिति भी रही कि क्या सच क्या गलत। उसमें ना जाके हम ये मुद्दे में आएंगे आपसे पूछने के लिए। सर बंगाल आपने बहुत बड़ी समय जो अपने जीवन के वहां पे आपने पत्रकारिता की है, राजनीति को देखा है। आपको क्या लगता है कि बंगाल का परसेप्शन क्या रहेगा अगर वो वार्ता में जाते हैं या नहीं जाते हैं? अगर जाते हैं तो उनका स्टांस क्या रहेगा, वो क्या सोच के जाएंगे? देखिए, जाने से क्या स्टैंड होगा और ना जाने से क्या स्टैंड होगा, इस मोमेंट में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, आप भी कुछ नहीं बोल सकते दीपक जी, क्योंकि 12 तारीख शाम को 4 बजे जो मीटिंग बोला गया दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक पे, तो उस मोमेंट पे जाके हम बोल सकते हैं, आप बोल सकता है जो क्या हो रहा है नहीं क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का कोई डेलीगेशन टीम दिल्ली में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी तो कुछ कंफर्मेशन हमारा सूत्रों से कुछ पता नहीं चला। जिस तरह से सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि उनकी जानकारी में उन्हें दवा किया जे बंगाल उन्हें दवा सरकार किया को भी उन्हें भेजा उन्हें गया दवा था। किया दीपक जी, जी उन्हें दीपक जी दवा किया जे बंगाल को कुछ डिपार्टमेंट बंगाल गवर्नमेंट को भी उन लोग बस सेंट्रल गवर्नमेंट से चिट्ठी भेजा। जी हम उन लोग क्यों बोला बोलिए, राजू जी अभी बीजेपी का हिस्सा है, बस बीजेपी पार्टी का बड़ा एक हिस्सा है उन्हें, ठीक है, इसलिए बोला उन्हें कहा, राजू जी ने कहा। लेकिन आखिर क्या है ना, इस मीटिंग पे इस मीटिंग बहुत चर्चा का विषय हो रखा है अभी इस मोमेंट में, क्योंकि अभी हर आदमी के नजर 12 तारीख में है। क्यों इस दशहरा में राजू जी ने एक बात कहा दिया, मेरा ही चैनल में कुछ दिन पहले उन्हें एक फोनिंग वार्ता में कहा था जो मिलंदा अभी पहाड़ में सप्तमी से नहीं फुलपति से नहीं, उस दिन से फुलपति शुरू हो गया था, मतलब 5 तारीख को शायद उस दिन चिट्ठी निकल गया था, उसी दिन से फुलपति शुरू हो गया, वह दशहरा शुरू हो गया। उनका कहना में दो धारा हो सकता है, एक राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, और दूसरा धारा क्या है, जो उनको जो प्लेटफॉर्म बीच में कुछ कंडक्ट नहीं हो पा रहा था, जो चिट्ठी नहीं आ रहा था, बल्कि उन्हें पहाड़ में अपने क्षेत्र में आने के लिए कुछ मतलब अपना डिस्टेंस डाउन करके आना पड़ता था। तो उस जगह पे नजर रखे राजू जी ने जब कहा, ये भी नजर रखना पड़ेगा। लेकिन ये मीटिंग में अभी आप हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकता है। वापस वार्ता में आते हैं, वार्ता के मुद्दे पे आते हैं। और वार्ता में एक बड़ा मुद्दा इस समय देखने को मिला, कई लोग जो कहते हैं कि अगर भारतीय गोरखाओं की समस्या के ऊपर बात है तो गोरखा समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोग जो सिविल सोसाइटी जिनको कहा जाए, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। आप क्या इस बात से सहमत है? देखिए, ये जो चिट्ठी जो होता है ना, जब होम मिनिस्ट्री जब चिट्ठी इश्यू करते हैं ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्तित्व तो ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। होम मिनिस्ट्री से किसको चिट्ठी देंगे या किसको नहीं देंगे, किसी इन्वाइट करेंगे ना करेंगे, एक मतलब सिर्फ होम मिनिस्टर का इख्तियार का इश्यू है। लेकिन होम मिनिस्ट्री सिविल सोसाइटी का जाने माने कुछ रेपुटेड एक्स ब्यूरोक्रेट्स को इन्वाइट कर ही सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी में से कुछ अच्छा खासा व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी जो है हमारा बहुत सारे हैं। तिलक देवान साहब जो है, जो आंध्र प्रदेश का एक चीफ सेक्रेटरी रहा, हमारा महेंद्र पिलामा जी है, मनीष तमंग जी है, दिल्ली में अभी जुएल राय भी है पत्रकार हिसाब से। ऐसे बहुत सारे नाम है जो पत्रकार सिर्फ नहीं है, तो बहुत सारे। सर मैं देहरादून का हूँ, आप देहरादून के एक व्यक्ति को भूल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। हाँ हाँ, उनको भी देखिए, हम आपके पास माफी चाहता हूँ, शक्ति गुरुंग साहब भी बहुत ही काबिलियत आदमी है, उनको भी इस मीटिंग में शामिल करने से मीटिंग का रौनक भी बढ़ जाता था। और इन लोग का पास आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन टीम बैठेंगे इन गोरखा डेलीगेशन के साथ। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है आपका बात से, गोरखा का समस्या की पहाड़ का समस्या समाधान, पहले हमको ये सॉर्ट आउट करना है। यहाँ की समस्या समाधान
कि हिंदुस्तान की गोरखा के समस्या समाधान और भारतीय सर, गोरखा। जी जी सर, अगर हम बात में आए, जैसे कोलकाता की बात हो गई, दार्जिलिंग से निकल के हमने कोलकाता तक की बात की, उसके बाद दिल्ली, आपको क्या लगता है दिल्ली की राजनीति और संसद में खूब आपने काम किया है, खूब रिपोर्टिंग की है, आपको क्या लगता है अगर ये कुछ वार्ता भी होती है, अगर कुछ ठोस भी होता है संवैधानिक जिस हिसाब से कहा गया है, तो संसद में जो हाल फिलहाल काफी हो हंगामा देखा है आपने, अगर कुछ पॉजिटिव भी होता है, हालांकि ये हाइपर थियोटिकल है, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो संसद में किस तरह का माहौल रहेगा? जैसे देखिए हम लोग देखा जो इस बार मानसून सेशन में जो है ना, बरसात सेशन में पार्लियामेंट सही ढंग से चल नहीं पाया, ऑपोजिशन का कारण भी हो और सरकार की बिल पास की वजह से हो, जो इसका वजह से ऑपोजिशन ने विरोध किया था। एक इशू लेकर, विशेष करके इशू लेकर, जो टैपिंग का इशू लेकर, फोन टैपिंग, डिफरेंट डिफरेंट इशू लेकर इस बार संसद जो लास्ट सेशन में उतना अच्छा ढंग से चल नहीं पाया, लेकिन उसके अंदर में भी लगभग 19 बिल पास हो गया था इस बार। हम लोग देखा जो हम इस बार पार्लियामेंट में जब हम कवर कर मतलब रहा था भाजपा तब सक्षम है कि अगर वो किसी तरह का बिल अगर लेके भी आता है इस पूरे विषय को लेके, हालांकि हाइपर थ्योटिकल है क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हमारी, इसलिए ये प्रश्न आ रहा है, अगर किसी तरह का बिल भी आता है तो भाजपा क्या सक्षम है दोनों सदनों में पास करने के लिए? अभी तो हाल जो है अभी संभव है, लेकिन लेके आएगा कि नहीं आएगा वो एकांत भाजपा का राजनीतिक इशू है। भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है और केंद्र सरकार भाजपा पार्टी द्वारा संचालित हो रहा है। अभी उनका चुनाव हुआ प्रतिनिधि, भाजपा का चुनाव हुआ प्रतिनिधि केंद्र सरकार के सत्ता में है। तो देखिए जो सत्ता में रहता है, केंद्र के सत्ता में रहता है, निम्न कक्ष उच्च अपर कक्ष, जो राज्यसभा लोकसभा जो है, दोनों में अभी चाहे तो भाजपा पहाड़ के लिए नहीं, जो भी देश के लिए कुछ भी कर चाहे तो कर सकता है, लेकिन उनको मन बनाना है, भाजपा को मन बनाना है पहाड़ के लिए उन लोग को कुछ करना है कि नहीं करना। आज जिस तरह से राजू ये बिस्टर ने भूमिका, मीडिया के इसमें सर ये सर भूमिका आज रखेंगे जिस तरह दार्जिलिंग से का सांसद सर राजू सर जी। मैं आपको रोक रहा हूँ, जिस तरह से राजू बिस्टर ने आज मीडिया के साथ कहा कि गृह मंत्री ने मन बना लिया है, क्या संकेत है? देखिए दीपक जी, मन बना लिया और मन बना चुका है अलग बात है। दोनों शब्द में आप हिंदी क्षेत्र, हिंदी वाला क्षेत्र से है, उत्तर भारत क्षेत्र से है, आपको हिंदी अच्छे से मालूम होंगे। मन बना लिया और मन बना चुका है, इसमें बहुत भिन्नता है और बहुत अंतर है। क्यों, देखिए अभी तक तो पहाड़ का जनता नेता का मुख से सुनते रहा जो बीजेपी ने देने के लिए मन बना लिया, कुछ दे रहा है, लेकिन ये देखते देखते 2014 से 2021 तक करीबन 7.5 साल की आसपास चला गया करीबन, ये दो जी काम पे। तो देखिए मन बना लिया और मन बना चुका है, ये सोचना तैयार करना भारतीय जनता पार्टी को, दीपक जी। जी जी और वो मन बनाने के लिए दबाव डालना यहाँ का सांसद का काम है। यहाँ का सांसद जो लास्ट 3 सांसद रहा, मतलब जसवंत सिंह जी भी बहुत वाइटल था, अहलुवालिया जी भी बहुत बड़ा सांसद था, मतलब बहुत बड़ा फेस था, और राजू जी भी भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का, देश भर की युवा जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी वे है। उन्हें कुछ प्रदेश का भी दायित्व दे गया है और उन्हें बहुत सारे पोस्ट रखते हैं। तो ये तीनों सांसद एबल है दार्जिलिंग के लिए करने के लिए, इन लोग एबल है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग का साथ कोई कंडक्ट नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस में ले नहीं पा रहा है सरकार को। जैसे होम मिनिस्टर के भी हो व प्राइम मिनिस्टर को भी हो, कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहा है। दार्जिलिंग का सांसद का कमियां इस जगह में नजर आ रहा है, लेकिन एबल तो एबल है। आलूलिया जी भी एबल था, राजू जी भी एबल है, और जसवंत सिंह जो जब था वो तो पूरा एबल था, मतलब वो बहुत ही योग्यता संपन्न व्यक्ति था। लेकिन उस वक्त क्या था, भाजपा सत्ता में नहीं था, लेकिन लास्ट जो ट्रेनर से, प्रेजेंट ट्रेनर से लास्ट ट्रेनर से भाजपा सत्ता में है। तो दोनों सांसद जो है, जिसका पोस्ट प्रधानमंत्री बोलो और होम मिनिस्टर बोलो, उनकी नजीक पहुंचने के लिए इनके बाएं हाथ का काम है। लेकिन हम सांसद में जो देखा, हमारा एक्सपीरियंस में जो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये दोनों सांसद होम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर का आजू बाजू में ही रहते हैं। जी जी, चलिए चलिए, वो वक्त आपने बात निकाल के बताई वक्त जबकि निकाल के आपने इन लोग ऐसा आपने बात सिर्फ करने से दिल्ली की बात बताई। सर। अब जी चूंकि समय की कमी है तो सर दो प्रश्न आपसे और अंत में जी पूछता हूं मैं। देखिए सर, आप भी गोरखा है और पहाड़ में गोरखा समाज के बीच में रह के लगातार आप काम कर रहे हो, तो बतौर
गोरखा, आप इस वार्ता से किस तरह की उम्मीद लगाते हो और दार्जिलिंग की पहाड़ की जो भी आपके आसपास जितने लोगों से भी आपने बात की होगी इस वार्ता को लेके, किस तरह का मन गोरखा समाज को लगाना चाहिए और क्या लगा रही है? देखिए, आपने पहला मेरे ऊपर में सवाल वो झंडा व तीर निशाना कर दिया। एज ए गोरखा व्यक्ति मिलन बोल सकता है, मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ मैं। जी, बिल्कुल कहिए। जर्नलिज्म सेगमेंट में बोलने से उसके जवाब अलग होंगे। नहीं, बिल्कुल पहले आप तो पर्सनली थोड़ा बोलेंगे, हम एज व्यक्तिगत ए गोरखा व्यक्तिगत हिसाब से मैं चाहूंगा जो बहुत दिन से युगों से जो मांग चलते आ रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक ये चीज सोचना चाहिए। राज्यों को भी इस चीज लेकर सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों राज्यों का भी अहम भूमिका रहते हैं। और मैं प्रोफेशनली जर्नलिज्म से बोलूंगा तो बोलेंगे व सुनेंगे जनता व दर्शक के लिए, इसमें दो चीज क्रिटिकल है अच्छा, जर्नलिज्म सर सब्जेक्ट में। देखिए, जर्नलिज्म में आता हूँ। मेरा अगला सवाल इसी सब्जेक्ट के ऊपर था। अंत में आपसे ये सवाल है कि बतौर पत्रकार आपने हिंदी भाषा में काम किया है, नेपाली भाषा में काम किया है, बंगाली भाषा में काम किया। बंगाली भाषी मीडिया, नेपाली भाषी मीडिया और हिंदी भाषी मीडिया किस तरह का इस खबर का अप्रोच करेंगे, किस तरह का कवरेज करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, नेपाली भाषी मीडिया तो ऑब्वियसली इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। कहने एक एक हाउस का एक एक पॉलिसी होता है, इन हाउस पॉलिसी होता है। बांग्ला सेगमेंट को मीडिया जो है उन लोग भी इस न्यूज में कितना किरदार रखते हैं व कितना वजन रखते हैं, उन लोग वो सोचेंगे। जैसे हम भी एक हाउस चलाते हैं, आप भी एक हाउस चलाते हैं, कौन हाउस का कितना हाउस का न्यूज के कितना वायरबिलिटी रखते हैं, मतलब वजन रखते हैं, उस आधार से आप लोग न्यूज को प्रायोरिटी देते हैं। तो बांग्ला मीडिया हाउस देखिए, हम मीडिया का कभी ना कभी दोष नहीं दूंगा कि बोले अपने मीडिया हाउस का अपना अपना पॉलिसी। तब भी एक चीज क्या है ना, दार्जिलिंग इश्यू लेकर अभी तक हम देखा, हम 90 दशक से पत्रकारिता कर रहा है, 90 दशक से मैं देख रहा हूँ। तो उस वक्त भी बांग्ला अखबार में हम जब काम करते थे, जुगंतर बोल के एक अखबार है, तो 88 की बात कर रहा हूँ मैं, 87 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी हम देखा जो दार्जिलिंग का न्यूज कहीं ना कहीं थोड़ा से मतलब पिछले मतलब पीछे रखते हैं। उन लोग जो न्यूज आगे देना है तो आगे दे देते हैं, लेकिन हर वक्त जैसे देखिए कोई एक इशू होता है, बांग्ला अखबार छोटी सी एक न्यूज के भी उनका बांग्ला भाषी व बांग्ला रीजन का जो न्यूज होता है उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो स्वाभाविक है। लेकिन इस क्षेत्रों का न्यूज का लेकर इन लोग सोचते हैं टूरिज्म, टी, टिम्बर लेके दार्जिलिंग मशहूर है, इस जगह पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकली जो न्यूज है, इसके लिए यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोग न्यूज को सटीक ढंग से प्लेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ का न्यूज ज्यादा फैलाते नहीं। हाँ, नेपाली भाषी न्यूज तो अभी सिर्फ और करते हैं। हिंदी भाषा में आप क्या मानते हैं? हिंदी भाषा जो नेशनल जो मीडिया है वो किस तरह से देखेगी इसको? देखो, हिंदी भाषी जो अखबार है व चैनल है, उनका वाइडिंग बहुत ज्यादा है, वाइड बहुत ज्यादा है। तो उन लोग को देखना है, जो देखते हैं क्या है, जो न्यूज को कितना वायरबिलिटी। ऑब्वियसली होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रहा है, तो होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होने से वो मीटिंग को 2-4 कलम तो बिल्कुल जाएंगे, इंग्लिश अखबार पे भी जाएंगे। लेकिन डिपेंड करते हैं हाउस पॉलिसी के ऊपर में, ये न्यूज को कौन हाउस किस तरीके से हाईलाइट्स करेंगे व कैसा नजरिया से देखेंगे। एज ए एडिटर में इतना बोल सकता हूँ। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये है। और आपको हम सवाल एक बात बोल दे रहा हूँ जी जी। कि भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग को क्या देंगे नहीं देंगे, बात की बात है। लेकिन यहाँ का आदमी को यहाँ में जितना प्रदर्शन होता है व जितना ताकत लगाते हैं, उससे आधी ताकत इन लोग दिल्ली में प्रयोग करते थे, तो शायद इनकी कोई ना कोई रास्ता निकाल जाते थे इतना दिन में। चले सर, चलते चलते आखिरी सवाल ये है वीर गोरखा वेब टीवी की तरफ से कि इस बार क्या दार्जिलिंग पहाड़ की मीडिया और नॉर्थ बंगाल की जो ऑडियंस है उसमें डीएसटीवी के माध्यम से उनको खबर देखने को मिलेगी? दिल्ली में जितनी भी जो वार्ता की जो भी घटनाक्रम होंगे, क्या आप दिल्ली पहुंच रहे? दीपक जी देखिए, हम दिल्ली
महीने में एक बार 2 बार जाते ही रहते हैं, और पार्लियामेंट जब सेशन चलते हैं हर वक्त जाते रहते हैं, और पार्लियामेंट सेशन में हम पार्लियामेंट में रहते हैं, ठीक है, सेशन कवर अप करने के लिए हमारा डीएसटीवी की तरफ से। और इस बार जो 12 तारीख का बैठक है, देखिए दिल्ली में हमारा डीएसटीवी का करस्पॉन्डेंट भी है, ब्यूरो चीफ भी है, उन लोग तो रहेंगी। और एज ए मिलन छेत्री शायद हम जा रहा है, क्योंकि हमारा उस दिन हमारा दिल्ली का देखिए स्टाफ लोग है, उन लोग को भी कुछ बातचीत है, उन लोगों की अभी दशहरा का सीजन है, फेस्टिवल का मूड है, तो जो हम लोग बंगाल सेगमेंट से चलते हैं, तो हमारा दिल्ली का जो ऑफिस है, वो ऑफिस में एक मीटिंग कॉल किया गया हमारा 11 तारीख को। तो उस मीटिंग पे हम हमारा ऑफिस मीटिंग पे रहेंगे, तो हमारा पास वक्त हो तो हम 12 तारीख का मीटिंग का जो नॉर्थ ब्लॉक में हो रहा है, तो हमारा चैनल तो कवर करेंगे, लेकिन हम वहां पे मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो इस वक्त नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन उम्मीद रखता हूं जो शायद हम रहेंगे। चलिए, आपकी उम्मीद को हम पूरा मानते हुए आपको जो पिछली बार भी देखा था अगस्त के महीने में, अक्टूबर के महीने में भी हम आपको वहां पे देखे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे। आपने नहीं, हमसे अक्टूबर महीने में आप देखे नहीं, देखेंगे शायद। जी जी जी, आपने हमसे बात की, और दार्जिलिंग, कोलकाता और दिल्ली क्या सोचती है इस पूरे मुद्दे पे, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपको भी धन्यवाद हमारा साथ हमको आपका साथ लेने के लिए, व आपका दर्शक को हमारा मुखर बिंदु से कुछ शब्द सुनाने के लिए। आपके लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं, और ये बड़ा दशहरा का भी शुभकामना है आपका समग्र दर्शकों को भी, साथ ही आपका जो जितना भी कॉलीग है उनको भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। सब सुखे शांति में रहे। धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद सर।